क्लास 11th फिजिक्स का आज लेसन देख रहे हैं हम। फोर्थ का एक और पार्ट जिसमें हम आज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट किस किस टाइप से हो सकता है ना। टू वेक्टर्स नंबर का प्रोडक्ट के दो प्रकार होते हैं स्टूडेंट, है ना। पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और अभी भी इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो पहले देखते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में कि व्हाट इज़ डॉट या स्केलर प्रोडक्ट, है ना। हम देख रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे डॉट प्रोडक्ट, जिसका एक और नाम है स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर स्टूडेंट, अगर कोई वेक्टर ए है इनटू में कोई वेक्टर बी है, अगर कोई दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई ऐसा होता है कि इनके मल्टीप्लाई के बाद जो तीसरा इनका आंसर जो आने वाला है वो एक वेक्टर ना हो के क्या हो जाए, एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। डॉट को यहाँ पर हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब ये इनका डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट मतलब ये उनका स्केलर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? स्केलर, मतलब दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से हमको आंसर में एक स्केलर नंबर मिलता है, वेक्टर नंबर नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आपको पता होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसी क्वांटिटी हैं, दोनों वेक्टर है। फोर्स भी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर मिलता है वर्क डन। इनका जो मतलब फॉर्मूला जो होता है इसको वर्क डन कहते हैं। लेकिन वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है? वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब दो वेक्टर के मल्टीप्लाई से एक स्केलर भी बन सकता है। दो वेक्टर्स के मल्टीप्लाई से क्या बन सकता है? एक स्केलर भी बन सकता है। तो हमने क्या देखा कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई से जब एक स्केलर क्वांटिटी बनती है तो उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म होता है वेक्टर ए का मॉड इनटू वेक्टर बी का मॉड इनटू कॉस थीटा। थीटा इन ए और बी के बीच का एंगल है। क्या स्टूडेंट? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल होता है। क्लियर है? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब वर्क डन बनता है तो यहाँ पर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ के मल्टीप्लाई करने से एक स्केलर आ रहा है। तो इस टाइप की चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है डॉट प्रोडक्ट का। किसका यूज़ होता है स्टूडेंट? डॉट प्रोडक्ट का। सो ए डॉट बी को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट वो लिखा जाता है मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि जब इसके ऊपर एरो नहीं लगा होता है तब ये ऑलरेडी क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं स्टूडेंट। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। ठीक है, बाकी ये भी हमको निकालना आता है, ये भी हमें निकालना आता है, हमने सब ये कुछ सीख रखा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट की कुछ स्पेशल चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये डिपेंड करता है थीटा पर स्टूडेंट। किस पर डिपेंड करता है? थीटा पर। कि सपोज एक वेक्टर है ए, कोई दूसरा वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये जो एंगल होता है ये इन दोनों के बीच का एंगल होता है थीटा। इस थीटा पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, इनके बीच के एंगल्स का। ठीक है स्टूडेंट, इनके थीटा पर ही सब कुछ डिपेंड करता है कि ये थीटा कितने डिग्री है। इस थीटा के हिसाब से वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं डॉट प्रोडक्ट्स की। कैसे चेंज होती हैं वो देख लीजिए। व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, जब थीटा होता है 0 डिग्री तो डॉट प्रोडक्ट इज मैक्सिमम होता है। जब थीटा 0 होता है तो डॉट प्रोडक्ट कैसा होता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलता है हमको। कितना मिलता है? मैक्सिमम प्रोडक्ट। तो कंडीशन याद रखना, जब थीटा 0 होता है तो ए डॉट बी का प्रोडक्ट कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। थीटा को अगर आप 0 रखोगे तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है स्टूडेंट? 1 होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू होती है ए इंटू बी, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई करने से ये ए बी ही रहेंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम प्रोडक्ट की कंडीशन है स्टूडेंट। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट हमको कभी नहीं मिल सकता है जब थीटा हमारा 0 डिग्री होता है। अगर थीटा
हम स्टैंडर्ड वैल्यू चेक करते हैं। बीच में कुछ भी आता है, 0 से 45 आता है, 60 आता है, हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू देखते हैं। जैसे कि हम अब वैल्यू देखेंगे थीटा बराबर 90 पर। अगर थीटा को आप 90 ले लेते हैं, है ना, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पर है। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। इन दैट केस इनका प्रोडक्ट होता है 0। क्या होता है स्टूडेंट, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है 0। कैसे, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी, ए उसका मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट, कॉस 90 होता है 0। तो अगर 0 का मल्टीप्लाई ए और बी से करोगे आप, तो आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो गया आपका 0। तो आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। मिनिमम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट मिनिमम कब होता है, जब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना बनेगा स्टूडेंट एंगल उनके बीच में बनता है 90 डिग्री। जब उनके बीच में एंगल बनता है 0 डिग्री, मतलब एंगल कितना होगा 0 डिग्री, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, कितना मिलेगा मैक्सिमम, मिनिमम प्रोडक्ट हमको मिलता है 0। थर्ड कंडीशन भी है स्टूडेंट। थर्ड कंडीशन में क्या होता है, हम थीटा को लेते हैं 180। अगर थीटा 180 हो जाता है, थीटा 180 कब होता है, जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। सपोज एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ जा रहा है, तो ये कंडीशन होती है इन दोनों के बीच के एंगल 180 की। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना हो जाएगा, माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट कैसा हो जाता है, उनका प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर स्केलर दो वेक्टर का मल्टीप्लाई करने पर कोई स्केलर चीज़ आती हो। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं आप, है ना। कैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं कि जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, यहाँ पर हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं एफ, और वो यहाँ से कुछ इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर। तो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। कैसी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से हमको पता चलता है कि हमने कितना काम किया है, जिसको हम कहते हैं वर्क डन, कि हमने कितना वर्क डन किया है। तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, इन दोनों वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें वैल्यू मिलती है वर्क डन, जो कि स्केलर होती है। तो ऐसी जगहों पर इसका यूज़ होता है ना। ऐसे और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखेंगे भी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा डॉट प्रोडक्ट, है ना। ये डॉट प्रोडक्ट हमने अभी नॉर्मल वे में समझा है। अब हम इसको देखेंगे रिजोल्यूशन वे में। रिजोल्यूशन वे कैसे है स्टूडेंट, जैसे हमने भी समझा था इससे पिछले वीडियो में कि हम अगर किसी 3D की बात करें तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में अगर किसी प्लेन में या किसी एक्स वाई जेड किसी स्पेस में हम किसी वेक्टर को बताते हैं, तो वेक्टर को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। जैसे वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2y कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इस टाइप से हम वेक्टर्स को लिखते हैं। अगर वेक्टर्स की डेफिनेशन इस टाइप से होगी तब हम इनका मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। ठीक है, या भी आपको एक और वेक्टर दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप, तो इस प्रकार के वेक्टर्स अगर आपको वेक्टर की डेफिनेशन इस टाइप से दी होगी, मतलब रिजोल्यूशन फॉर्म में, या ये कह लो कि हमारे एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में दी होगी, तब हम इस प्रकार के दो वेक्टर्स की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तब ए डॉट बी करने का बहुत इजी सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, कि हमें इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर कुछ रूल में इस क्वेश्चन को समझाते समझाते आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो रूल्स हैं, रूल बहुत इजी से हैं, आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए, हमको इतना पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो आई का मल्टीप्लाई पहले आई वाली वैल्यू से होगा, 2i का मल्टीप्लाई पहले 3i से। ये सिर्फ नॉर्मल मल्टीप्लाई, चाहो तो इसको डॉट भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है डॉट, इसलिए यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। प्लस 2i का मल्टीप्लाई 4j से। अब मैं इतने में ही समझा देता हूँ, बात की तो आप समझ जाओगे बहुत आराम से। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, आई वेक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है जे वेक्टर से। आई वेक्टर का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है स्टूडेंट, जे वेक्टर से। अब मैं आपको फिर से रिकॉल करवाता हूँ, मैंने पुरानी क्लासेस में क्या समझाया था। तो आई और जे क्या होते हैं, आई वेक्टर होता है एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। किसकी डायरेक्शन में होता है, एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम आई कहते हैं, और वाई की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, जे कहते हैं। आए समझ में, पहले बता चुका हूँ कि एक्स की डायरेक्शन में जो वेक्टर होता है उसको हम क्या मानते हैं, यूनिट वेक्टर को आई, और जो वेक्टर वाई की डायरेक्शन में होता है उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर जे। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बन रहा है 90। क्योंकि यहाँ पर देखिए, अगर मैं आई का मल्टीप्लाई जे से करता हूँ तो 2 4 8 तो हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसका किससे होगा, आई वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा जे वेक्टर से। लेकिन आई और जे के बीच में कितना एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है। और अगर 90 होगा, अगर कॉस थीटा, अगर हमारा दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 होगा तो हमारा प्रोडक्ट कितना होता है स्टूडेंट, हमारा प्रोडक्ट हो जाता है 0 डिग्री। इसका मतलब जिन चीज़ों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है उनके प्रोडक्ट 0 होता है। तो ये आई इंटू जे वाला प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट, 0। तो वैसे ही हम जानते हैं कि आई और जे के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। किसके बीच में, आई और जे के बीच में 90, आई और के के बीच में भी 90 होता है, क्योंकि तीनों जो एक्सिस होते हैं, आई जे के एक्सिस जो होते हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इसका मतलब अगर आई का डॉट प्रोडक्ट जे से होगा तो एंगल 90 बनेगा, आई का के से होगा या फिर जे का के से हो, आई का जे से हो, आई का के से हो या जे का के से हो, इन तीनों प्रोडक्ट में एंगल बनेगा 90। और अगर ऐसे प्रोडक्ट होंगे जहाँ एंगल 90 है तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 0 डिग्री। आई का मल्टीप्लाई जे से करो, जे का के से करो या किसी से करो, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई होता है 0 डिग्री। तो इन चीज़ों का मल्टीप्लाई हम करते ही नहीं है, सीधा इनका आंसर 0 लिख देते हैं, क्योंकि आई इंटू जे दिख रहा है, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 0 आ जाएगा। अब आई इंटू आई की बात करते हैं कि जब सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई होता है, आई का मल्टीप्लाई आई से होता है, आई का डॉट प्रोडक्ट आई से होगा, आई किसकी तरफ है, एक्स एक्सिस तरफ, इसी का मल्टीप्लाई आई से ही होगा, तो क्या होगा स्टूडेंट, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। और जब cos 0 होता है ना, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी आंसर वही आएगा। यानी यहाँ से क्या निकल गया कि आई कैप इंटू आई कैप 1, वैसे ही जे कैप इंटू जे कैप, सॉरी डॉट लगाना, यहाँ गलती से भी क्रॉस मत लगा देना, जे कैप डॉट जे कैप का मल्टीप्लाई भी 1, एंड के कैप डॉट के कैप का मल्टीप्लाई भी कितना होता है, 1 होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस में बहुत इजी और अच्छे से काम करेगी। और जहाँ भी आई और जे का मल्टीप्लाई हो 0, आई और के का 0, जे और के का 0, उन चीज़ों को डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे 0। रीज़न समझ लिया कि थीटा 90 होता है, जिनके बीच में थीटा 90 होता है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो हम यहाँ क्या देखेंगे स्टूडेंट, इस सिस्टम में आप हमेशा याद रखना कि आई वाले का मल्टीप्लाई सिर्फ सेकंड वाले आई से ही होगा, जे का मल्टीप्लाई जे से और के का मल्टीप्लाई के से, बाकी सब 0 हो जाते हैं, क्योंकि जब आप आई इंटू जे करोगे इसकी वैल्यू 0 आना है, ठीक है। इस आई का मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यहाँ आई है, यहाँ के है, आई इंटू के क्या होता है, अभी हमने देखा आई इंटू के 0 होता है। तो इन चीज़ों को हम लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ आई वाले का मल्टीप्लाई आई से करेंगे, जे का मल्टीप्लाई जे से। तो यहाँ पर देखिए प्लस 3j का मल्टीप्लाई किससे होगा, -4j से, वैसे ही 4k का 6k से, 4k कैप का मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट 6k कैप से। ऐसा क्रॉस नहीं लगाते हो, डॉट ही लगाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे स्टूडेंट। ये बस एक लिख दिया मैंने समझाने के लिए, ठीक है। तो 2 3 जा 6 और आई इंटू आई क्या होगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अब आई इंटू आई कैप को 1 क्यों किया ये भी समझ लीजिए। देखिए आई कैप डॉट जे कैप अगर मैं आपसे बोलूं
तो इसका मतलब क्या होता है, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड। तो आई का मैग्नीट्यूड होता है आई, जे का मैग्नीट्यूड होता है जे, और इन दोनों के बीच का एंगल तो वो बन गया cos 0 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, आई क्या है, एक यूनिट वेक्टर होते हैं, आई कैप जे कैप यूनिट वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होता है। cos 90 भी 0 भी 1 होता है। तो इन सब चीज़ों की वैल्यू क्या आ गई 1, और 1 का मल्टीप्लाई हम कभी करते हैं क्या, इधर सिर्फ लिख देते हैं कि 2 3 × 6 हुआ, आई इंटू आई 1, हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 4 × 12, जे इंटू जे 1, और प्लस माइनस माइनस, क्लियर है। 4 6 × 24, के इंटू के 1। यहाँ आपका आंसर आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 6 1 × 6 -12 + 24, ये प्लस के हैं दोनों, 24 + 6 30 में से 12 जाएंगे तो 18। तो ए डॉट बी कितना आएगा 18, क्योंकि नाम ही इसका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है तो आंसर तो एक स्केलर आएगा। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती नहीं है, इसलिए इसका आंसर ये करेक्ट है। तो यहाँ से जो चीज़ें आपने देखी हैं वो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई कैप डॉट आई कैप 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप इंटू के कैप 1, बट आई कैप इंटू जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो चुका हमको। एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, इनके डॉट प्रोडक्ट करने को आते हैं इस टाइप के। ठीक है, कभी कभी इनका एंगल भी फाइंड करने को आएगा, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपोनेंट, क्या देखे थे कंपोनेंट। तो यहाँ पर कंपोनेंट के लिए बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। अगर आपको फाइंड करना हो कंपोनेंट ऑफ ए, मतलब वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, किसी वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर बी पर अगर आपको सिर्फ कंपोनेंट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, उस वेक्टर पर कंपोनेंट फाइंड करना है। इस कंपोनेंट का एक और नाम होता है जिसको कुछ बुक्स में प्रोजेक्शन भी लिखते हैं। तो ये प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, किसी वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना, या कंपोनेंट ऑफ ए ऑन बी फाइंड करना, ये दोनों ही चीज़ें हम आपको दिखाते हैं क्या होती है। तो ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है या ए का बी पर कंपोनेंट निकालना है तो उसके दो फॉर्मेट होते हैं। एक होता है स्केलर, स्केलर मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा होता है वेक्टर जिसमें डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर के केस में क्या होता है, स्केलर के केस में ये सिर्फ होता है ए डॉट बी। क्या होता है स्टूडेंट, ए डॉट बी अगर आपने फाइंड कर लिया तो आपको ए का बी पर प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सिर्फ क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, क्या फाइंड हो जाएगा आपको, अगर आपको बोला ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालो, आपको कुछ नहीं करना है और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो, आपको क्या मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और अगर आपको विथ द डायरेक्शन चाहिए तो हम क्या करते हैं, ए डॉट बी निकालना है तो वो आप निकालोगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। और डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन अगर ए का बी पर निकाल रहे हो तो किसकी डायरेक्शन होगी, बी का यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, बी के यूनिट वेक्टर का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी का अपोजिट अगर पूछूं मैं कि कंपोनेंट ऑफ बी ऑन ए, तब क्या करोगे आप लोग, कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर ऑन वेक्टर ए, तब भी आंसर स्केलर के केस में सेम ही होगा। स्केलर में उसका वेक्टर यही होगा, स्केलर प्रोडक्ट यही होगा स्टूडेंट, ए डॉट बी ही होगा। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ही होता है, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए बी का ए से डॉट प्रोडक्ट करो या ए का बी से, आंसर सेम ही आता है इसलिए। लेकिन जब हमको वेक्टर निकालना होता है तो वेक्टर मतलब इसका वेक्टर कंपोनेंट, ध्यान रखना, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कंपोनेंट निकलेगा। स्केलर लिख रहा हूँ तो स्केलर, स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, वेक्टर में हमको डायरेक्शन भी मिल जाती है। तो जब हमको वेक्टर कंपोनेंट निकालना होता है तब हम ए डॉट बी ही करते हैं, बट उसमें ए कैप आ जाता है क्योंकि ए की डायरेक्शन में चाहिए, वेक्टर बी का किसके डायरेक्शन में चाहिए, ए की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इस पर हाई लेवल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करो, साथ में ए कैप दे दो, किसके लिए,
डायरेक्शन के लिए ए कैप क्या होता है, ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। स्टूडेंट हमें एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और एक और वेक्टर है वेक्टर बी, जिसकी वैल्यू है i कैप प्लस j कैप। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो ये कैसे फाइंड हो सकता है स्टूडेंट, तो इसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारे वेक्टर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी डॉट कॉस थीटा। ये ए होता है इसका मैग्नीट्यूड, बी है इसका मैग्नीट्यूड। ये हमको निकालना सीख रखे हैं, पहले से सीख रखेंगे ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे ना। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए, या उसको ऐसे लिखो, दोनों का एक ही मतलब वो निकाला जाता है अंडर रूट करके। जो एक्स इनके साथ वैल्यूज़ आती हैं 2 का स्क्वायर प्लस के अंदर यहाँ पर ये -2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी टाइप से मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालना हो, या खाली जिसको बी कहते हैं वो फाइंड करना हो, तो वो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1। तो हमारे आंसर्स क्या होंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं चलिए। 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है स्टूडेंट, आपको पता होगा 2 2 जा 4, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर -2 में -2 का मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी √9, जिसकी वैल्यू होती है 3, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। ठीक है, 1 + 1 2, रूट के अंदर है √2 आ जाएगा। कोई इशू है अपने को, बिल्कुल नहीं। अब हम हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं। हमने जो तरीका सीख रखा है, अगर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहा जाए आपसे, वेक्टर्स आपके सामने क्या है, कहाँ जा रहे हो, 2j - k कैप, इनटू में हमें करना है, मतलब डॉट लिख लो, इनटू ऐसा लिखो ही मत, i कैप प्लस j कैप। तो स्टूडेंट आपको मैंने पहले ही समझाया चुका, आई वाले का मल्टीप्लाई सिर्फ आई से होता है, जे का जे के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है, तो के का मल्टीप्लाई होगा ही नहीं, मतलब होगा लेकिन 0 हो जाएगा। तो 2i का मल्टीप्लाई 1i से प्लस ब्रैकेट में लिख लो -2j का मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ डॉट लगाइए स्टूडेंट, क्योंकि आगे हम जो पढ़ेंगे ना वहाँ समझ में आएगा। ये जे कैप, इनको भी डॉट लगा लो तो ज़्यादा बेटर है। तो 2 1 जा 2, i × y 1 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 × j 2j, तो आंसर हो जाएगा -2। फाइनली ये डॉट भी कितना हो गया स्टूडेंट, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर 0 मिल गया हमें। ठीक है, अब यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो, कॉस थीटा निकाल रहे हैं। आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा हमको यहाँ पर फाइंड करना है। तो एक चीज़ तो समझ ही आ गई कि दो वेक्टर के बीच का अगर आंसर 0 आ जाए तो पहले ही समझ लो कि थीटा कितना होगा, 90 होगा। दो वेक्टर का मल्टीप्लाई कभी 0 होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब थीटा कितना होता है, 90। लेकिन इसको निकालने का तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले कुछ क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आप कैसे कर सकोगे। ये देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन था a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हमको इन तीनों चीज़ों की वैल्यू यहाँ रखना है। हमने a की वैल्यू निकाली 3, b की √2 और a डॉट बी निकाल लिया। a डॉट बी की वैल्यू कितनी आई, a डॉट बी की वैल्यू आई 0। इन दोनों की वैल्यू कितनी है, एक की है 3, एक की है √2 और इनटू में है कॉस थीटा। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में। तो 0 के अपॉन में कुछ भी जाए वो तो 0 ही हो जाना है, 3 √2 और यहाँ बचा कॉस थीटा।
कॉस थीटा 0 के अपोन में कुछ भी है तो 0, तो कॉस थीटा यहाँ कितना हो गया, कॉस थीटा हो गया 0। और कॉस 0 कब होता है स्टूडेंट, कॉस 0 होता है जब थीटा होता है 90। जब ये थीटा 90 होता है तो कॉस की वैल्यू 0 होती है। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आ गया कि थीटा हमारा कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग एंगल्स फाइंड करते हैं। ओके क्लास, आगे चलते हैं। चलिए, सो वैल्यूज़ क्या क्या देख ली हमने। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए का आंसर सेम ही होगा इसमें, कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। ए डॉट बी और बी डॉट ए कैसा होता है हमारा, इक्वल होता है। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था कि ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अगर हमको ऐसे, हम जब थीटा फाइंड करने को आएगा तो हमने क्या देखा, हमने पहले ए डॉट बी फाइंड किया, फिर इन दोनों को अपॉन में लेके आए। कहाँ लेके आए, इन दोनों को अपॉन में। पिछले क्वेश्चन में भी जो समझाया था मैंने आपको। तो अगर मुझे डायरेक्ट अगर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए और बी अपॉन में आएंगे, अपॉन में ए इंटू बी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। इस तरीके से आप कॉस थीटा निकाल सकते हो। और सिर्फ थीटा निकालना होता है स्टूडेंट, सिर्फ थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये कॉस को इस तरफ सेंड करते हैं। जब ये इधर जाता है तो बन जाता है कॉस का इन्वर्स, कॉस इन्वर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ वैल्यू 0 हो गई थी, इसलिए हमने डायरेक्ट 90 लिख दिया है ना। अगर कोई और वैल्यू होती तो हम इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो ये हम क्लियर कर चुके हैं। डॉट प्रोडक्ट पूरा हुआ। स्टार्ट करते हैं स्केलर, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट। हम देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट, नाम से समझ में आ रहा है कि जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, कोई वेक्टर ए है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें वेक्टर बी से तो एक वेक्टर ही आंसर आता है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, अभी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, समझ जाओगे अभी। तो उसका मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो यहाँ इसको क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी भी पढ़ते हैं, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रॉस लगाया जाता है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, टू वेक्टर ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, मतलब वेक्टर ए का मॉड इनटू मॉड ऑफ वेक्टर बी का मॉड इनटू इन दोनों के बीच का थीटा, लेकिन उसका साइन थीटा। और तीसरा होता है एक वेक्टर, क्योंकि हमने क्या देखा है कि जब इन दोनों का आंसर एक वेक्टर आएगा तो ये तीनों चीज़ें तो मैग्नीट्यूड हो गए, ये तीनों से तो नंबर मिलेगा हमको, यानी मैग्नीट्यूड मिलेगा। लेकिन डायरेक्शन के लिए हम क्या लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर लेते हैं एन केप। क्या लेते हैं, एक यूनिट वेक्टर एन केप। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ए और बी की दोनों की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होती है। मतलब ए और बी जिस प्लेन में होते हैं, जैसे सपोज ये आपका वेक्टर ए है and suppose this is vector b, है ना। गलती से मैंने यहाँ बना दिया, इसको इधर लिख लेते हैं क्योंकि ये तो इनके बीच का एंगल होगा थीटा। ये वेक्टर b है हमारा। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट किया था तो हमने लिया था b cos थीटा, मतलब हमने इस b का प्रोजेक्शन यहाँ लिया था। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो ए क्रॉस बी होता है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो ए क्रॉस बी से एक एरिया क्रिएट होता है स्टूडेंट। ए क्रॉस बी से क्या क्रिएट होता है, एरिया। तो ये देखिए, मान लो मैं इस बी का प्रोजेक्शन लेता हूँ इस तरफ, या बी का कंपोनेंट लेता हूँ, तो ये कंपोनेंट क्या होता है, ये कंपोनेंट होता है बी साइन थीटा। अब ए और बी साइन थीटा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना एरिया कवर हो जाएगा। क्या कवर हो जाएगा, इतना एरिया। तो ए क्रॉस बी से हमको एक वेक्टर मिलता है, या ये कह लो कि इसको एक प्लेन कहते हैं स्टूडेंट। आप लोग थोड़ा सा आगे जो चलोगे ना, 11th में या 12th स्टार्ट करोगे, तब आपको इस प्लेन के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन मिलेगा। मैथ्स वालों को तो पूरा चैप्टर है इसके बारे में। तो ये एक प्लेन होता है। तो बी ए क्रॉस बी से हमें एक एरिया भी मिलता है। हम आगे देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ एरिया फाइंड करने में भी करते हैं। और किसी प्लेन का जो डायरेक्शन होता है
वो हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होता है, वर्टिकली। तो अब अगर हम इन दोनों के बीच की, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई की डायरेक्शन की बात करूं, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई की डायरेक्शन ऐसे अपवर्ड होगी। मतलब ये एन कैप जो होता है हमेशा जिस प्लेन में ए और बी है इनसे हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ऐसा इसकी डायरेक्शन हमेशा कैसी रहती है, परपेंडिकुलर रहती है। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए है, बाद में काम आती हैं चीज़ें। अभी हम इतना समझेंगे कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो वहाँ से हमको आंसर क्या मिलता है, ए वेक्टर ए का मॉड, इसको ऐसे चाहो या ऐसे लिख लो, इंटू बी, ठीक है, इंटू दोनों के बीच का साइन थीटा, और तीसरा है एन कैप, ये होता है हमारा। ठीक है, ये एक यूनिट वेक्टर होता है तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है स्टूडेंट। क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। चलिए, ये तो हमारा हो गया सिंपल वे में। अब हम इसको देख लेते हैं आई जे के फॉर्म में, क्योंकि हमने क्या देख रखा है कि कोई वेक्टर अगर हम, जैसे वेक्टर है वो अगर इस टाइप से दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और एक और वेक्टर है वो दिया है i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, इस टाइप के फॉर्मेट में दिया है, तो हम आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं और यहाँ क्या इश्यूज होते हैं वो देख लेते हैं स्टूडेंट। और एक चीज़ देख लेते हैं, थीटा का क्या इफेक्ट है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी अब हमने देखा कि आंसर आया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ से दो चीज़ें होती हैं, थीटा अगर 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, अगर थीटा हमारा 0 डिग्री है तो स्टूडेंट ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी हमारा 0 हो जाएगा। मतलब ए क्रॉस बी की कोई वैल्यू नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं थीटा को 0 रखूं तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और जब आप यहाँ 0 रखोगे तो इधर की सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0। इसका मतलब अगर थीटा 0 होता है तो आंसर क्या आएगा, ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम थीटा को 90 रखते हैं, कितना रखते हैं, थीटा को 90, अगर थीटा को 90 रखते हैं तब हमारा आंसर होगा, ए क्रॉस बी का आंसर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन 90 एन कैप। साइन 90 की वैल्यू 1, तो सिंपली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी इंटू एन कैप। एन कैप तो सिर्फ यूनिट वेक्टर है इसलिए इसकी वैल्यूज तो होती नहीं है, तो ए क्रॉस ए डॉट बी, मतलब इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारा 90 हो जाता है। ठीक है, अगर थीटा 180 होगा तो स्टूडेंट क्या होगा, अगर इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, थीटा इन दोनों के बीच में है 180, तो बताएं क्या वैल्यूज होंगी। 180 पर भी वैल्यूज स्टूडेंट 0 ही होती है। क्यों, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसलिए अगर मैं थीटा 0 रखूँ चाहे 180 रखूँ, इसका मतलब अगर दो वेक्टर हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में है ना, अगर वो कैसे डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है, उनकी डायरेक्शन सेम है या उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, है ना। ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो अब आप एक और चीज़ समझ गए होंगे कि थीटा 0 हुआ तो क्या होगा, थीटा अगर 0 होता है तो हमारा प्रोडक्ट 0 होता है। अब आप ध्यान से समझना, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपसे मल्टीप्लाई करने का कहा जाए कि वेक्टर ए में वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, जब हमको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है, तो स्टूडेंट अगर ए क्रॉस बी को फाइंड करना है हमको इस टाइप के फॉर्मेट में, तो हमें ये थीटा वाला रूल नहीं लगाना होता है। थीटा वाला रूल कब लगाते हैं, जब हमको इनके मैग्नीट्यूड पता होते हैं। क्या पता होता है, मैग्नीट्यूड। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है और हमारे क्वेश्चन में आई जे के टाइप से चीज़ें दी हुई है, आई जे के टाइप से, तो हम इनका सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसा मैंने डॉट में सिखाया था। कैसे, अभी बता देता हूँ मैं आपको। सो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप मल्टीप्लिकेशन विथ i प्लस j माइनस k कैप। अभी हम बात ध्यान से समझिएगा, i का मल्टीप्लाई किससे होगा, i से होगा, है ना। i एक वेक्टर होता है, i एक
वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर होते हैं बट वेक्टर होते हैं। तो आई अगर आई के साथ एंगल बनाएगा तो कितना एंगल बनाएगा सोचिए। अगर आई कैप के साथ एंगल बनाएगा तो आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल बनेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब जब सेम डायरेक्शन में होता है तो एंगल कितना होता है 0 डिग्री। इसका मतलब जब अगर आई कैप का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में आई इंटू आई 1 होता था, लेकिन यहाँ आई इंटू आई 0 हो रहा। वैसे ही जे क्रॉस जे क्या होगा स्टूडेंट, जे क्रॉस जे भी क्या होगा 0। रीज़न क्या है, रीज़न इनके बीच में एंगल 0 बन रहा है। जे और जे का एंगल वाई एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनेगा या 180 बनेगा। ठीक है, अगर y माइनस में दिया है तो 180 बनेगा। दोनों ही केस में आंसर क्या होता है 0 होता है। थीटा 180 है तब भी ए क्रॉस बी हमारा क्या देखा था हमने कि थीटा 180 है तो भी ए क्रॉस बी 0 होता है। तो इसीलिए आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के क्या होता है स्टूडेंट 0 होता है। तो इन तीन चीज़ों को तो यहाँ पर 0 ही कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि हम सेम नंबर का सेम से मल्टीप्लाई करते ही नहीं है क्योंकि 0 आता है, इसलिए आई वाले का आई से नहीं करेंगे, जे का जे से ही करते हैं और के का के के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है जब हम ए क्रॉस बी करते हैं। तो इसके बाद की तीन चीज़ों को देखते हैं स्टूडेंट, आई जे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कि आई का मल्टीप्लाई आई से 0 हो गया बट जे के साथ तो कुछ होगा, तो हम आई वाली टर्म का मल्टीप्लाई लिखते हैं 2i कैप इंटू जे। आई का मल्टीप्लाई आई से नहीं हो सकता है, जे और के दोनों से हो सकता है, तो ये फॉर्मूले का माइनस और 2i कैप माइनस तो था यहाँ पर और ये के कैप। इसी के साथ हम जे का स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इस आई का मल्टीप्लाई इन तीनों से कर लिया, एक तो 0 होता है उसको लिखा नहीं और जे और के साथ लिख लिया। फिर जे का मल्टीप्लाई आई के साथ बिल्कुल होता है 3j कैप इंटू आई कैप। 3j कैप इंटू जे के साथ तो होगा नहीं क्योंकि जे इंटू जे 0 हो जाता है। फिर जे का मल्टीप्लाई के से, फॉर्मूले में माइनस है क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3j कैप और ये क्या है हमारा के कैप। हो गया क्लियर। अब के का मल्टीप्लाई आई के साथ बिल्कुल होता है प्लस के कैप इंटू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप। के का मल्टीप्लाई जे से तो के कैप इंटू जे कैप। अब स्टूडेंट यहाँ ये मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से हो जाता है। देखिए 2 है यहाँ, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, तो 2 1 जा 2। बट आई क्रॉस जे क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। अभी क्या देखा था हमने ये देखा था कि जब दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो इनका जो आंसर आता है उसकी डायरेक्शन हमेशा इन दोनों से परपेंडिकुलर होती है। किससे होती है, परपेंडिकुलर। तो अब बात यह है कि अगर आई का मल्टीप्लाई जे से हो रहा है, आई का मल्टीप्लाई जे से हो रहा है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होती है, आई जे से परपेंडिकुलर होता है के, क्योंकि आई होता है एक्स एक्सिस के लिए, जे होता है वाई एक्सिस के लिए। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं के। क्या कहते हैं, के। तो जब आई क्रॉस जे होता है तो ध्यान रखना आई क्रॉस जे का आंसर हमेशा के कैप होता है। ठीक है, अब पहले आप समझा देता हूं आपको। एक ऑर्डर है बहुत सिंपल सा, यहाँ एक ऑर्डर चलता है स्टूडेंट कि आई का मल्टीप्लाई जे से, जे का मल्टीप्लाई के से। ये ऑर्डर आप हमेशा ध्यान रखना, ये ऑर्डर आपको काम आएगा। आई से जे, जे से के से आई। आई का मल्टीप्लाई जे से करोगे तो आई का मल्टीप्लाई जे से करने पर आंसर क्या आएगा, के। तो यहाँ लिखते जाते हैं आई क्रॉस जे, मतलब ये कैप है, कभी भी लगाना भूल जाओ तो समझ जाना। आई कैप क्रॉस जे कैप हमेशा के कैप होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर ये ऑर्डर बदल गया, जे से आई हो गया, अगर जे पहले आ गया और आई बाद में आ गया, जे क्रॉस आई हो गया ना, तो ऑर्डर बदल गया है। क्या हो गया है, ऑर्डर बदल गया है। तो अब क्या होगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी।
मतलब अब डायरेक्शन के नहीं रहेगी, अब डायरेक्शन हो जाएगी माइनस के कैप। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें। आई क्रॉस जे है तो के, आई के बाद जे, जे के बाद के, ऑर्डर में है। आई के बाद जे है, जे के बाद के आता है तो प्रॉपर ऑर्डर में है, के आएगा। लेकिन ऑर्डर उल्टा हो गया, जे से आई गए, आप ऑर्डर अपोजिट गए, जे से आई नहीं जाते हैं, आई से जे जाते हैं, तो जे से आई गए तो ये भी माइनस के हो जाएगा। सेम रूल चलता है सभी में। अगर जे में के का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट, जे क्रॉस के कर रहा हूँ, तो जे के बाद के ऑर्डर सही है तो के बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो आंसर आएगा आई कैप। लेकिन ऑर्डर अगर उल्टा हो गया, ऑर्डर हो गया के कैप क्रॉस जे कैप, तो आप क्या कहोगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा के से अगर जे पे गए तो जे से आई पे तो जाओगे, लेकिन वो हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, इसी तरीके से टू और है हमारे पास। टू कौन कौन से हैं, के और आई का मल्टीप्लाई। अगर के है, के कैप के बाद आता है आई कैप, के बाद आई आया तो आई के बाद जे आता है, तो आंसर क्या होगा, जे कैप। लेकिन अगर ऑर्डर उल्टा हो गया, आई कैप क्रॉस के कैप हो गया, उल्टा ऑर्डर हुआ, तो ये भी उल्टा हो जाएगा और माइनस का जे कैप हो जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट में आप देखिए आई क्रॉस के है, तो आई क्रॉस के हो गया तो आंसर में आएगा माइनस जे। क्या होगा, माइनस जे। तो हम लिखेंगे 2 1 जा 2, बट माइनस जे क्या करेगा, यहाँ पर पहले से माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा 2 जे कैप। ये माइनस था ऑलरेडी, इसलिए ये माइनस और ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, आई क्रॉस को माइनस जे होता है, एक माइनस इसके साथ आएगा और एक माइनस पहले से है, तो माइनस माइनस प्लस। जे इंटू आई, ऑर्डर उल्टा है, देखिए जे आई का माइनस के होता है, तो 3 1 जा 3 और माइनस का के कैप, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। जे इंटू के आई होता है, तो 3 माइनस 3 जे इंटू के आई, तो ये हो गया आई कैप। के इंटू आई जे होता है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं है 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, तो 1 को लिखेंगे नहीं, तो ओनली आई कैप। और के इंटू, और लास्ट में है स्टूडेंट के इंटू जे, ऑर्डर उल्टा हो गया, के इंटू जे माइनस आई होता है, क्या होता है, माइनस आई कैप होता है। सॉरी स्टूडेंट, ये आई था, के इंटू आई था, तो यहाँ पर जे बनेगा, एक मिस्टेक है हमारी, के इंटू आई है तो ये जे बनेगा, और ये के इंटू जे जो है वो बनेगा हमारा के इंटू जे माइनस आई, तो ये माइनस का आई कैप, ये हमारा जे कैप है, जे। तो आप देख सकते हैं ये आंसर है हमारा। इसमें आप देख सकते हो आई कितना है, यहाँ पर 3 आई है, यहाँ पर माइनस आई है, तो दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों माइनस में, तो आंसर तो माइनस का आएगा, तो -4 आई कैप। 2 के माइनस 3 के, दोनों प्लस माइनस माइनस, 3 के में से 2 के जाएंगे तो बचेगा 1 के, तो माइनस का के कैप। 2 जे एंड 1 जे दोनों को प्लस करो तो हो जाएगा 3 जे। बस इसको इस तरफ लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट वाले क्वेश्चन में इस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि आई क्रॉस जे और ये वैल्यूज़ क्यों होती है, तो इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। डिफरेंस आ जाता है, देखिए अभी हमको बोला है चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले ए डॉट बी में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पर होता है ए इंटू बी साइन थीटा। मीन्स ये होता है स्टूडेंट कि ये ए आपका क्या है, ए है, ये आपका मान लो कोई बी है, तो हम मल्टीप्लाई किसका करते हैं, इस ए का, और अगर यहाँ थीटा है, इसका जो मैंने साइन बताया था वो क्या बताया था, इसका साइन हमेशा इस तरफ होता है परपेंडिकुलर, इधर आएगा। तो अगर ये आपका बी है और अगर ये आपका वेक्टर ए है, तो ये जो वैल्यू इस पर आएगी इसको हम कह सकते हैं बी कॉस थीटा, और ये वैल्यू को हम कहते हैं बी साइन थीटा। मैंने आपको सिखाया था इससे पहले वीडियोज़ में कि वेक्टर को कैसे 2 पार्ट में तोड़ते हैं, है ना, थीटा के साथ। तो ये बी साइन थीटा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से कुछ एरिया आ जाएगा हमारे पास, है ना, वो तो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन इससे परपेंडिकुलर होगी, यानी इस टाइप से। ठीक है,
अब अगर मैं बोलूँ आपसे बी इंटू ए करने का, बी क्रॉस ए करने का, तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, बी क्रॉस ए में आ जाएगा बी इंटू ए साइन थीटा और एन कैप। तो जब हम बी के साथ साइन थीटा लेंगे तो ये कुछ ऐसी वैल्यू देगा, हमारा ए कुछ यहाँ आएगा, ये होगा हमारा क्या, ए साइन थीटा। इस वैल्यू को हम कहते हैं ए साइन थीटा। लेकिन इस प्रकार जब करते हैं तो डायरेक्शन इसकी क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है, नीचे की तरफ हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक प्रैक्टिकल टर्म है स्टूडेंट, हमको यहाँ देखने से ऐसा लग रहा है कि ऊपर ही आना चाहिए, लेकिन ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि टॉर्क है ना। तो टॉर्क का यही फंडा है कि हम जब रोटेशन दो डिफरेंट डायरेक्शन में करते हैं, तो जैसे हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो आउटवर्ड होता है या इनवर्ड होता है, तो ये डायरेक्शन बदल जाती है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल टर्म है, इसलिए हम वहाँ पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। इसीलिए आई प्लस आई क्रॉस जे करते हैं तो के आता है, लेकिन अगर ऑर्डर आपने उल्टा कर दिया जे क्रॉस आई तो वो माइनस के कैप हो जाता है। मतलब सिर्फ डायरेक्शन का चेंज होता है स्टूडेंट, इसका चेंज होता है, डायरेक्शन का चेंज होता है। ठीक है, इसका जो यूज़ होता है वो रोटेशनल मोशन में बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट। रोटेशनल मोशन जो होते हैं वहाँ पर टॉर्क का यूज़ होता है ना, वहाँ पर दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और उनसे एक वेक्टर मिलता है टॉर्क। ठीक है, तो अब इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं स्टूडेंट। हाँ, यहाँ से फाइंड करने को भी आता है थीटा, हम लोग यहाँ से भी थीटा फाइंड कर सकते हैं। थीटा मतलब साइन थीटा जो है ये फाइंड करने को आता है। तो अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा ए क्रॉस बी और ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको साइन थीटा फाइंड करना है, ये तो यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर यानी उसकी वैल्यू 1 मान सकते हो आप। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, आप निकाल सकते हो क्वेश्चन से, आपको ए क्रॉस बी मिल जाता है और ए बी अपॉन में आ जाता है। देखिए, इसको भूल जाइए, साइन थीटा निकालना है, ए बी अपॉन में आ गया। तो इस तरीके से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हो थीटा की हेल्प से। क्लियर है स्टूडेंट। इसको सॉल्व करने की एक और मेथड होती है जिसको कहते हैं मैट्रिक्स मेथड स्टूडेंट। क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। जैसे सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, कोई वेक्टर ए है कुछ इस टाइप से, यहाँ ए बी सी कोई नंबर होंगे। वैसे बी कोई वेक्टर है जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसको मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। इसमें कैसे वैल्यू फाइंड होती है स्टूडेंट, आई जे एंड के, इसके बाद ए बी सी एक्स वाई जेड, इस प्रकार वैल्यूज रख के आप इसको ओपन करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको अगर ओपन किया जाए तो इससे हमें वैल्यू मिल सकती है ए क्रॉस बी की, है ना। यानी ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए क्रॉस बी मतलब इस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, इस मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं, अब इसको कैसे ओपन करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा। हम ए और बी वैल्यू ले लेते हैं कि सपोज ए दिया है 2y कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप, वेक्टर बी दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले मैट्रिक्स बना लीजिए। सबसे पहले आई कैप जे कैप के कैप, फिर वैल्यू यहाँ से 2, यहाँ इसके साथ कुछ नहीं है तो 1, ये है हमारा -3। बी के साथ क्या है 3 4 2, 3 4 2। इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना आप सीख गए तो सारा आंसर आपको आ जाएगा। ओपन करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट, ओपन करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये जो ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं इनको रोज कहते हैं,
जो ऐसी वर्टिकल लाइंस होती हैं इनको हम कॉलम्स कहते हैं, है ना। तो हमको मल्टीप्लिकेशन करना होता है। हम इसको ओपन करने के लिए, ये मैथ्स में बहुत ज़्यादा बड़ा है चैप्टर, वो 12th में आता, खैर अभी नहीं आता, इसलिए 11th तो सबके लिए बराबर है। तो हम रो वाइज ओपन करते हैं, हम किसी एक रो से ओपन करते हैं। जैसे सपोज हम पहली रो से ओपन करते हैं, तो इसका तरीका क्या होता है कि जब हम पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आगे लिखा जाता है, इस फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई करते हैं किस में, बाकी एलिमेंट में। जिस रो में ये आता है उसको छोड़ देते हैं, इस रो को छोड़ दिया और इस कॉलम को छोड़ दो। जिस रोज और कॉलम में ये आता है उसको छोड़ दीजिए स्टूडेंट, ये तो क्या बचेगा 1 4 -3 2, ये दो चीज़ बचेगी, है ना। हमने ये पहली इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को, जिसमें आई आ रहा है उस रो कॉलम को छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बचा, जो नंबर बचते हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कौन बचा, यहाँ पर इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं, अगली स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ बचा 1 4 -3 और 2। जब पहले नंबर को प्लस लिया जाता है, फॉर्मूला है याद कर लेना, दूसरे को हम माइनस कर लेते हैं, यानी ये आई है तो दूसरे को मैं यहाँ माइनस लूँगा। जे कैप का मल्टीप्लाई किससे होगा, अब जे कैप जिस रो में है उसको छोड़ दीजिए, तो ये पहली रो को हमने छोड़ दिया। जे कैप जिस कॉलम में उसको भी छोड़ दीजिए, तो हमने इस कॉलम को भी छोड़ दिया। तो आप क्या देख रहे हो, 2 3 -3 और 2 बच रहा है, तो इसको लिख दीजिए 2 3 -3 2 2 3 -3 और 2 बच रहा है। पहला प्लस, दूसरा माइनस, तो तीसरा फिर से प्लस, क्या है तीसरा, के कैप। सेम वर्क करना है, जिस रो में ये आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए। क्या बचा 2 3 1 4, 2 3 1 और 4 मल्टीप्लाई करिए। आई कैप क्रॉस 2 1 जा 2, यहाँ आता है फॉर्मूले का माइनस, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 1 जा 2, पहले इनका करते हैं 2 1 जा 2, फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 3 जा 12, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस आएगा और दो माइनस एक साथ नहीं लगा सकते, इसलिए छोटा सा ब्रैकेट लगाया है। ये तो माइनस जे बाहर है, 2 2 जा 4, फॉर्मूले का माइनस, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, प्लस के कैप का मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, फॉर्मूले का माइनस, 3 1 जा 3। आगे चलते हैं इसमें, बस हो चुका है। इसके बाद तो कुछ खास नहीं है। माइनस माइनस प्लस, 12 + 2 14, बाहर लिखा आई कैप तो ये हो जाएगा 14 आई कैप। माइनस माइनस प्लस, 9 + 4 13, बाहर लिखा है माइनस जे कैप तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये हो गया आपका जे कैप। 8 - 3 5, तो 5 के कैप और ये प्लस, ये हो गया आपका A क्रॉस B निकालने का मैट्रिक्स मेथड। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड मेथड भी हमने क्लियर कर लिया। वन मोर एप्लीकेशन, एक और एप्लीकेशन है इस चीज़ की, जो होती है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अगर सपोज ये जो साइड्स हैं, ये अगर दो हमारे पैरेललोग्राम की साइड हो जाए, मान लो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाए, हमारे किसी पैरेललोग्राम की साइड हो जाए। हम हमेशा वेक्टर को कैसे लेते हैं, सुनिए, ये अगर वेक्टर ए है और ये अगर सपोज वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर को यहाँ लिख सकते हैं, मैंने सिखा रखा है आपको। इस वेक्टर को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो क्या बनेगा, इस पैरेललोग्राम बनेगा। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ये आपका बेस, और हम हमेशा इसका क्या लेते हैं, इस बी वाले वेक्टर का हमेशा लेते हैं बी साइन थीटा। क्या लेते हैं, बी साइन, मतलब वो हाइट ही बन जाता है। ये जो अपन क्वेश्चन में लेते हैं ना बी साइन थीटा, हम जो क्वेश्चन में लेते हैं बी साइन थीटा, वो उसकी हाइट बन जाता है स्टूडेंट। क्या बन जाता है, हाइट। तो हमें सिंपली क्या करना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी का मॉड। बस ए क्रॉस बी निकालो और उसका क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए क्रॉस बी का मॉड जो होता है वो हमेशा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने में आपके लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो ये हो जाता है 1/2 इंटू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मॉड और उसका हाफ कर दोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है।
तो आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। चलिए आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं।